हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक आपको मालूम ही है हम अध्याय 8वां पढ़ रहे थे, जिसका नाम है नारे कितने प्यारे, जो कि अभी तक हमने अच्छे से समझ लिया है। तो आज हम इस क्लास में इसके अभ्यास कार्य यानी कि जो प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं और उनको अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, अपने पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न अपन को दे रखा है, स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों का क्या योगदान रहा। स्त्री यानी महिला, ठीक है। तो महिलाओं का क्या योगदान रहा अपने भारत को आज़ाद कराने में। तो स्त्रियों का मुख्य तौर पर रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, ठीक है। ये सब आमतौर पर हमने कहानियों में वगैरह कहीं न कहीं ये सब नाम हमने सुन रखे हैं, ठीक है। तो इनका क्या योगदान रहा, तो रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा, ठीक है। सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और अरुणा आसद अली ने आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, ठीक है। और इसके अलावा ये तो मुख्य तौर पर थे ही, इसके अलावा दुर्गा भाभी, बीना दास और उषा मेहता जैसी वीरांगनाओं ने क्रांतिकारी कार्यों से अंग्रेजों को चुनौती दी, ठीक है। उनके साहस, निष्ठा और बलिदान ने देश को आज़ादी की राह पर अग्रसर किया, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य रूप से गिनी चुनी महिलाएं थी जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया और देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। इसके अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में शिक्षक एवं शिक्षिका से चर्चा कीजिए। यानी कि गांधी जी ने जो अपना असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बारे में अपने अध्यापक से चर्चा करनी, यानी कि वार्तालाप करनी। तो क्या था वो था ब्रिटिश शासन के अन्याय के विरोध में दो प्रमुख आंदोलनों की शुरुआत की। तो जो महात्मा गांधी अपने थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन का जो अन्याय था, ब्रिटिश शासन अंग्रेज जो थे वो अपनी जनता पर अन्याय कर रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने मुख्य रूप से दो आंदोलन चलाए, ठीक है। एक था असहयोग आंदोलन जो 1920 में चलाया गया, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चला गया, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन में उन्होंने जनता से कहा कि वे अंग्रेजों के स्कूल, अदालत, नौकरी और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें और स्वदेशी अपनाएं। इससे जनता में स्वराज की भावना जागी, ठीक है। तो जो असहयोग आंदोलन था उसमें गांधी जी ने मुहिम चलाई कि जो अंग्रेजों के स्कूल, अदालत, नौकरी और विदेशी बच्चों का जो बहिष्कार है उनका बहिष्कार करें, ठीक है। और स्वदेशी अपनाएं, ठीक। विदेशी जो वस्त्र है उनका हमको बहिष्कार करना है और हम स्वदेशी अपनाना है, यानी कि अपने देश में ही बनी हुई चीज़ों को यूज़ में लेना है, उपयोग में लेना है, और उनकी कोई भी बनाई हुई चीज़ को उपयोग में नहीं लेना है, ठीक है। इससे क्या है, जनता में स्वराज की भावना जागी, ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भर बनने की भावना जागी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में शुरू हुआ था, उसका वो आंदोलन उन्होंने कानून तोड़कर अहिंसक विरोध का रास्ता चुना, ठीक है। और इस आंदोलन में उन्होंने कानून को तोड़ा और अहिंसक विरोध का रास्ता चुना। इसका प्रतीक दांडी यात्रा थी जहां गांधी ने नमक कानून तोड़ा, ठीक है। दोनों आंदोलनों में ने जनता को एकजुट किया और आज़ादी की दिशा में नई चेतना जगाई, ठीक है। इस प्रकार से जो दोनों आंदोलन थे उन्होंने एक स्वराज की भावना जगाई देशवासियों के प्रति। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न अपन को दे रखा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी क्यों दी गई, अपने शिक्षक से पूछिए। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी मिली, ये हम सबको मालूम है। लेकिन इन तीनों को फांसी क्यों दी गई, ये इसके बारे में हमको जानना है। तो जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे, उन्होंने को ब्रिटिश सरकार जो थी, यानी कि अंग्रेज की जो सरकार थी, उन्होंने 23 मार्च 1931 को फांसी दी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें दोषी ठहराया गया, ठीक है। उन्होंने सारडेस नामक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का जिम्मेदार था। इसके अलावा तीनों ने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, ठीक है।
और ये लाहौर लाहौर षड्यंत्र केस क्या था, इसमें उन्होंने पार्लियामेंट में जाके वहाँ पे बम विस्फोट कर दिया था। इस कारण से उनको वहाँ पे दोषी ठहराया गया और उनको फांसी की सजा मिली। ठीक है, और उन्होंने सारडस नामक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या भी की थी, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का जिम्मेदार था। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भी देश को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब देश तो आजाद हो गया, इसके बाद भी देश को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो मुख्य रूप से देश को विभाजन की त्रासदी, यानी कि देश को बंटवारे से लाखों लोग बेघर हुए और दंगे भड़क उठे। यानी कि जब देश का बंटवारा हुआ, देश आज़ाद हुआ, ठीक है, एक पाकिस्तान बना, एक अपना भारत बना, तो इससे लाखों लोग तो एक तो बेघर हो गए थे, इससे अलग अलग जगहों पे दंगे भड़क गए थे, यानी कि लोग मरने मारने को उतारू हो गए थे। और इसके अलावा आर्थिक संकट, उद्योग व्यापार और खेती कमजोर थी, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी थी। और जब देश आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तब कई लोग बेघर हो गए थे। इससे एक तो उद्योग सारे बंद हो गए थे, व्यापार बहुत कम हो गया था और खेती जो थी वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, यानी कि ना के बराबर खेती होती थी। और गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई थी। इस कारण से ये एक मुख्य रूप से संकट था भारत के ऊपर। शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी थी, और शिक्षा और स्वास्थ्य की भी कमी थी। अधिकतर लोग अशिक्षित और बीमारियों से पीड़ित थे। अधिकतर लोग जो थे वो एक तो उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही थी अच्छे से, और ना तो उनको कोई स्वास्थ्य का इलाज मिल पा रहा था। इसके अलावा सीमा और सुरक्षा की चुनौतियां, पाकिस्तान और चीन से युद्ध जैसी चुनौतियां बनी, और भारत को मुख्य रूप से पाकिस्तान से एक तो युद्ध और एक चीन से युद्ध, यानी कि एक तो चीन जो है वो भी भारत का दुश्मन है और पाकिस्तान भी भारत का दुश्मन है। इस कारण से उनको जो उनकी सीमाएं लगती है वहाँ पे भारत को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा भोजन और संसाधनों की कमी, अन्न, पानी, बिजली जैसी मूल जरूरतें पूरी नहीं थी। इसके अलावा भारत जब आज़ाद हुआ तब इसके पास ना तो अन्न था और पानी और बिजली, इन मूल समस्याओं की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी थी। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य है जो भारत जब आज़ाद हुआ तब उनको, भारत को इन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब अगला प्रश्न है कि नारों ने क्या नहीं किया। अब जो नारे हुए थे उन्होंने क्या नहीं किया। पहला ऑप्शन है कि अलग जगही, अंग्रेजों की नींद उड़ाई, आलसी बनाया, हिम्मत बांधी। इनमें से नारों ने आलसी बनाया, ये ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि नारे जो थे उन्होंने सबको जागरूक किया। यहाँ इसमें दे रखा है कि भाई आलसी बनाया, उस समय आलसी बनाने तो अब तक भी गुलाम रहते, ठीक है, आलस तभी उड़ा देते वो तो। अब अगला है, बिना ढाल और तलवार लड़ा जो, जिसके पीछे देश खड़ा वो। इन पंक्तियों में किसकी तरफ इशारा किया गया है। पंक्तियां दे रखी, बिना ढाल और तलवार लड़ा जो, जिसके पीछे देश खड़ा वो। इन पंक्तियों में किसकी तरफ इशारा किया गया है। तो ये हमने अध्याय में पढ़ा था, बिना ढाल और तलवार लड़ा जो, इसका अर्थ है कि जो अहिंसा का जिसने सहारा लिया था, बिना कोई हिंसा के सारे आंदोलन किए थे और अपने देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये सीधा सीधा इशारा है महात्मा गांधी की ओर। ठीक है, ये महात्मा गांधी की ओर, महात्मा गांधी के लिए लाइन लिखी गई थी। ठीक है, जिन्होंने बिना ढाल और तलवार, यानी कि बिना कोई किसी प्रकार की हिंसा के, बिना कोई लड़ाई के, झगड़े के, अहिंसा का सहारा लेके उन्होंने आंदोलन चलाया अपना। अगले हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला दे रखा है, शक्ति चमकी खेती, आगे एक शब्द को छोड़ के लिखा गया है। तो वो शब्द कौन सा है, दमकी, यानी कि शक्ति चमकी खेती दमकी, नित्य नूतन बड़ा विज्ञान। ठीक है, अगला है, झूठ कपट का, आगे एक शब्द छोड़ के लिखा गया, फिर बेचाया खूब बढ़ाए अत्याचार, इसका होगा जाल। ठीक है, आगे है, भगत सिंह दीवाना निकला पहन पहन बसंती एक चोला। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, अब आगे है मिलान कार्य, यानी आपस में हमको मिलान करने। ये कुछ नारे यहाँ पे दे रखे हैं और आगे उनके नाम दे रखे हैं जिन्होंने नारे दिए थे। ठीक है,
अब इनमें से कौन सा नारा किसने दिया था, उनसे उनको मिलान करना है। तो पहला है जय हिंद, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा है वंदे मातरम, इसका नारा दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी। और तीसरा है जय जवान जय किसान, इसका दिया था लाल बहादुर शास्त्री। चौथा है करो या मरो, इसका दिया था महात्मा गांधी। ठीक है, अब इसके अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेश बदल कर आए फिरंगी ने क्या किया? वेश बदल कर आए फिरंगी, फिरंगी यानी अंग्रेज। ठीक है, वेश बदल कर यानी अपना रवैया बदल कर या फिर अपना तरीका बोल वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो सब बदल कर आए अंग्रेज। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेश बदल कर आए फिरंगियों ने अपने आप को व्यापारी बताकर झूठ और कपट का जाल बिछाया। यानी कि जब वो अंग्रेज आए थे तो उन्होंने अपने आप को व्यापारी बताया था। ठीक है, और उसने भारत में व्यापार के बहाने प्रवेश किया और धीरे धीरे अत्याचार बढ़ाकर देश को गुलाम बना दिया। ठीक है, तो जो अंग्रेज थे उन्होंने झूठ का सहारा लिया और उन्होंने अपने आप को व्यापारी बताया। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाकर भारत में और अत्याचार बढ़ाकर देश को गुलाम कर दिया। इसके बाद का प्रश्न है कि नारों के गायक अर्थात नारे देने वाले लोग कैसे थे? तो नारों के गायक अर्थात नारे देने वाले लोग वीर, बलशाली, स्वाभिमानी, सच्चे त्यागी, बलिदानी थे। वे स्वतंत्रता के अमर पुजारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न है कि भगत सिंह के टोले के 2 सदस्य और कौन थे? तो भगत सिंह के टोले के 2 सदस्य थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह के टोले के 2 सदस्य कौन थे? सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों ने मिलकर भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ठीक है, इसके आगे गांधी जी किन किन जीवन मूल्यों का जादू लाए थे? तो गांधी जी सत्य, अहिंसा और शांति के जीवन मूल्यों का जादू लाए थे। इन मूल्यों ने लोगों के हृदय में एकता, साहस और देशभक्ति की भावना जागृत की। यानी कि गांधी जी जो थे उन्होंने सत्य और अहिंसा, शांति इन सब का सहारा लिया था अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन में नारों की क्या भूमिका रही होगी? यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उनमें नारों की क्या भूमिका रही होगी? तो स्वतंत्रता आंदोलन में नारों ने लोगों में जोश, एकता और देशभक्ति की भावना जगाई थी। ठीक है, और इन नारों ने जनता को अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होने की प्रेरणा दी और पूरे देश को आज़ादी की लड़ाई में एकजुट किया। यानी कि नारों की वजह से लोगों में एकता जगी। ठीक है, सब एकजुट हुए और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए, लड़ाई की और उनको भारत को आज़ाद करने के लिए अपनी मुहिम जगाई। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के क्या कारण रहे होंगे? तो एकता की कमी, ये तो मुख्य रूप से था ही। ठीक है, आपसी मतभेद और ईर्ष्या द्वेष, ठीक है, जो कि अभी तक चल रहा है, और विदेशियों पर विश्वास करना। ठीक है, चौथा है अज्ञानता और जागरूकता की कमी, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा मुख्य रूप से कारण है, जो कि आज के समय में भी हमें देखने को मिलता है, खासकर अपने भारत के लोगों में। ठीक है, तो पहला दे रखा है कि लोग आपस में बटे हुए थे और संगठित नहीं थे, ये हम सबको भी मालूम है। ठीक है, एक तो आपस में सब बटे हुए थे, कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर। ठीक है, कोई ऐसे जाट कह के अलग हो गया था, कोई हिंदू कह के अलग हो गया, कोई मुसलमान, सिख, ईसाई, राजपूत, गुर्जर, ब्राह्मण वगैरह ऐसे जात पात में, धर्म वगैरह में, इस सब में बटे हुए थे। ठीक है, कोई भी एकजुट नहीं था। इस कारण से उनको गुलाम बना दिया गया। दूसरा कारण है आपसी मतभेद और ईर्ष्या द्वेष, यानी कि राज्यों और शासकों के बीच सहयोग का अभाव था। ठीक है, तीसरा है विदेशियों पर विश्वास करना, यानी कि फिरंगियों को व्यापार के बहाने देश में आने देना। ठीक है, जो अंग्रेज थे उनको व्यापार के बहाने अपने भारत देश में आने देना, यानी कि उनका जो व्यापार था वो अपने भारत देश में लाना। ठीक है, चौथा है अज्ञानता और जागरूकता की कमी। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। जनता अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के महत्व को नहीं समझती थी।
जनता जो है वो अपने अधिकार और स्वतंत्रता का जो महत्व है उनको नहीं समझती थी, और आज के समय में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जनता है अपने भारत की जो नहीं समझती है। ठीक है, उनमें जागरूकता की कमी है, अज्ञानता की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी है। ठीक है, इन्हीं कमजोरियों के कारण जो देश था वो गुलाम हुआ। अब अगला है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारे के आधार पर बताइए कि देश के विकास में जवान, किसान और विज्ञान की क्या भूमिका है। तो जवान की भूमिका है कि देश की सीमाओं में रक्षा करते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यानी कि जो जवान है वो अपनी सुरक्षा के लिए सीमा पर खड़े रहते हैं, और जहाँ कोई भी उनको खतरा लगता है वहाँ वो जाते हैं और हमें बचाते हैं। किसान जो है वो अन्न, फल, सब्जियां उगाकर देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यानी कि किसान जो है वो अपने अन्न, फल, सब्जियां उगाकर देश की जो खाद्य आवश्यकता है, यानी कि जो खाने की आवश्यकता है उनको पूरा करते हैं और अपने अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी कि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है विज्ञान, जो कि नई तकनीकों और खोजों के माध्यम से देश को आधुनिक, प्रगतिशील और आत्मनिर्भर बनाता है। यानी कि विज्ञान जो है वो देश को आधुनिक, प्रगतिशील और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है।